हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, अभी मैं 2-3 दिन से लगभग कम्युनिटी गाइडलाइन में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पोस्ट कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम के क्वेश्चन हैं। और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको नॉर्मली बुक में नहीं मिलते हैं या फिर आप इग्नोर कर देते हो। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे, एसएससी कुछ भी हो, लेकिन खासतौर पर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर आपके ये क्वेश्चन अगर आ जाएँ तो ना छूटें। होता क्या है कि आप बुक से तो पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जब क्वेश्चन मैंने पोस्ट किए तो कई लोग हैं जिन्हें क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, लेकिन इक्का दुक्का ऐसे लोग निकल आते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कमेंट के जवाब दूंगा जो लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन को ना तो ठीक से समझते हैं कि उसमें पूछा क्या गया है, और सिर्फ ऐसी बात करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ उन्हीं कमेंट को रिप्लाई कर रहा हूँ। और पहले ही बोल देता हूँ, जिन लोगों ने भी ये कमेंट करे हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई देखो, अगर आपको बुरा लगे मेरी बात का तो बिल्कुल आप वीडियो को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब मार देना, जो करना वो कर देना। लेकिन अगर बात को समझो तो उस चीज़ को खुद से समझना कि यार हाँ, गलती की है, उस चीज़ को नहीं समझा ठीक से। बाकी आप लोगों के ऊपर है। देखो, ये यूट्यूब है, यहाँ पर किसी को रोक नहीं सकते हैं। जैसे बोलना है जो वो बोलेगा ही। भाई स्वतंत्र देश में रह रहे हैं हम लोग। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल अपलोड किया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा हथियारों को उत्पादित करती है। इसमें कई लोगों ने आंसर भी दिए। इसमें ये एक भाई हैं अपने, इन्होंने कमेंट किया है कि सब गूगल पर सर्च करके आंसर दे रहे हैं, कुछ भी इरेलेवेंट पूछ रहे हो। सबसे पहली चीज़, आपको कैसे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटिव है? नहीं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पहले से आपने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो आपको ये भी जानकारी होगी कि कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि विश्व में सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार देश कौन सा है और सबसे ज़्यादा विक्रेता देश कौन सा है। तो क्या ये नहीं आ सकता कि सबसे ज़्यादा हथियार उत्पादित कौन करता है? और आप सब भी जानते हो कि आजकल कई ऐसे देश हैं जो मिसाइल, रॉकेट, हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा फाइटर जेट वगैरह एक दूसरे देशों को बेचते रहते हैं। तो कॉमन सी बात है, डिफेंस क्षेत्र से या फिर आर्म्स या वेपन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। करण भाई, अगर सब कुछ बुक्स से ही मिलता, आपको हर एक क्वेश्चन बुक में मिल जाता, तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होते जिसके अच्छे नंबर नहीं आते। अच्छे खासे पढ़ने वाले स्टूडेंट के भी 60-50 नंबर आते हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है हम लोगों को। अगला कमेंट भाई ने किया है कि क्या इतने कठिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? देखो, मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूँ आप लोगों को, जब से एनटीपीसी पर वीडियो बना रहा हूँ, कि आपको एग्ज़ाम में लगभग 3 से 5 के करीब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो शायद आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं किए होंगे, आपने उन्हें किसी बुक में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो होंगे आपके सिलेबस से रिलेटेड ही। भाई वो यही क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका डिफेंस से रिलेटेड है या फिर आप इसे जीके से भी जोड़ सकते हो। इस टाइप के एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं। अब आप पढ़ते रहते हो कि भाई हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, इसी तरह और भी फसल वगैरह के भी पढ़ते हो, तो क्या ये टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं क्या? कम्युनिकेशन में कौन से क्षेत्र में कौन सा देश आगे है, हर टाइप का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना जो पढ़ रहे हो वो छोड़ के इन पर ध्यान दो, बिल्कुल मत ध्यान दो। आप देखो, 3-4 क्वेश्चन के पीछे हम अपने जो 95-96 नंबर का सिलेबस है उससे तो वो कर नहीं सकते कि मुँह मोड़ लें। पहले तो हमें वही प्रिपेयर करना है ना। तो आप उसी टॉपिक को प्रिपेयर करें जो आप कर रहे हैं। बस ये जो क्वेश्चन मैं देता जा रहा हूँ, इन्हें नोट करते जाएँ और याद करते जाएँ। अगला क्वेश्चन जो मैंने कल पोस्ट किया था वो था कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। और ये क्वेश्चन हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है, सेट पेपर में भी आता रहता है। इस क्वेश्चन पे भाई ने क्या किया, कमेंट किया कि ये क्वेश्चन मैंने केबीसी से उठाकर यहाँ पर रखा हुआ है। सबसे पहले एक चीज़ बताओ भाई, पढ़ने के लिए केबीसी का इस्तेमाल कौन कर रहा है आजकल? केबीसी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो है जिसमें क्विज़ टाइप का होता है आपके साथ एक। इसके अलावा उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनका फॉर्मेट अलग होता है, उसमें आपसे कई टाइप के क्वेश्चन और कई तरीके से उन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगली चीज़, अगर मान लीजिए केबीसी में किसी दिन क्वेश्चन आ गया कि गांधी जी कब पैदा हुए थे, और वही क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को दे दूँ, तो क्या तब भी यही कहोगे कि ये क्वेश्चन केबीसी में से मैंने उठा के रख दिया? भाई ये हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ये पहले से बने हुए हैं क्वेश्चन और पहले आ भी चुके हैं। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन होता जो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है और वो केबीसी में आया होता और मैं उसे वहाँ से उठा के रखता, तब मुझे आपकी बात सही लगती। लेकिन ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, काफ़ी पहले भी पूछा जा चुका है और अभी भी आ सकता है। इसे याद कर लीजिए। देखो, केबीसी में से मैं क्वेश्चन नहीं उठाता हूँ, और अगर मेरा कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता भी है जो केबीसी में आपको ने देखा हो, तो यार उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वहाँ से उठाया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था कि रोहित खंडेलवाल भारत की ओर से पहले व्यक्ति हैं, पहले पुरुष हैं जिन्होंने मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता है।
अब इस पर भाई ने कमेंट किया कि ऐसे तो जीके में कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। यार ये कुछ भी लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन? मतलब अगर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स पूछी जाए तो सही है क्वेश्चन, लेकिन अगर मिस्टर वर्ल्ड पूछा जाए तो गलत है। मतलब फीमेल में क्वेश्चन आ सकता है, मेल में नहीं पूछा जा सकता आपको। यार ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका मिस वर्ल्ड वाला क्वेश्चन है, समझे? अगर आप रीता फारिया को याद कर रहे हो तो आपको रोहित खंडेलवाल को भी याद करना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यार ऐसे कमेंट मत किया करो जिससे दूसरे को भी टेंशन हो जाए। अगर कोई और ये कमेंट पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही नहीं। देखो, भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिला क्वेश्चन सेम रहता है, बस आंसर चेंज हो जाते हैं। इसलिए अगर आप मिस वर्ल्ड पढ़ रहे हो तो मिस्टर वर्ल्ड भी पढ़ना होगा, मिस यूनिवर्स पढ़ रहे हो तो मिस्टर यूनिवर्स भी याद करना होगा। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है आप किस तरह पढ़ते हो। मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ कम्युनिटी गाइडलाइन में जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या फिर चाहे वो रेलवे, पुलिस, एसएससी, कोई भी आपका स्ट्रीम हो, कहीं भी आप अप्लाई करो, वहाँ पर आने के उसके चांस हो। पढ़ना ना पढ़ना याद करना आप लोगों के ऊपर है। अगला क्वेश्चन अपलोड किया था कि अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति और विश्व के 16वें व्यक्ति हैं। देखो, ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत से लोगों ने पहली बार ही सुना हो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो हैं अवतार सिंह चीमा। अब आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा कि तेनजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी। देखो, तेनजिंग नोरके नेपाल के थे और जो एडमंड हिलेरी हैं वो न्यूजीलैंड के थे। अब यहाँ पर भाई ने कमेंट किया कि सबसे पहले तो उन्होंने लिख दिया कि रॉन्ग आंसर। भाई रॉन्ग की स्पेलिंग सही लिखना अगली बार। इसके बाद इन्होंने लिखा कि शेरपा तेनजिंग इज़ फर्स्ट इंडियन मैन वाइल एडमंड हिलेरी इज़ फर्स्ट मैन इन वर्ल्ड। जब पता नहीं है उस चीज़ के बारे में तो यार ऐसा कमेंट मत किया करो। तेनजिंग नोरके नेपाल के थे, ठीक, तो वो भारतीय कैसे हो गए? सबसे पहले याद रखो ये क्वेश्चन भारत की ओर से एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति अवतार सिंह चीमा हैं, और जो कि विश्व के कौन से नंबर के? 16वें नंबर के व्यक्ति हैं। अब यहाँ गलती क्या, आपने ये कमेंट किया, आपने लिख दिया रॉन्ग आंसर। अब होगा क्या कि जो लोग कमेंट को पढ़ेंगे उनके मन में सबसे पहले यही आएगा कि क्वेश्चन गलत है, और उनके भी मन में यही चीज़ रह जाएगी कि तेनजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी हैं। अब सपोज़ अगर गलती से भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ गया तो अधिकतर लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, मतलब तरीके से याद करो। अब आपने लूसेंट जितने लोगों ने पढ़ी होगी अच्छे से पता होगा कि महिला वाले पोर्शन में जहाँ है कि भारत में प्रथम महिला है, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। लेकिन पुरुष वाले सेक्शन में देखना जहाँ दिया है कि भारत में प्रथम पुरुष, वहाँ कहीं नहीं होगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष। जबकि अगर आप उसी में लूसेंट में ही अगर आप टॉपिक पर जाएंगे कि विश्व में प्रथम, तो वहाँ ज़रूर दिया है कि विश्व में प्रथम व्यक्ति जो एवरेस्ट पर चढ़े, वहाँ तेनजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी का नाम है। देखो, वही चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि यही गलती होती है जो हम करते हैं, ठीक से किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ो ना। अगर तुम महिला वाला पॉइंट पढ़ रहे हो तो पुरुष वाला पॉइंट भी तो पढ़ लो कम से कम। और फिर वही होगा जब एग्ज़ाम देने जाओगे और अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर यही कहोगे सबसे पहले कि जो क्वेश्चन है वो टफ आया, एग्ज़ाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे थे, और फालतू में बाकी के स्टूडेंट के मन में भी डर भर दोगे। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर पढ़ रहे हो तो कायदे से पढ़ो उस चीज़ को। महिला वाला पॉइंट याद किया है तो पुरुष वाले में भी सर्च कर लो, हो सकता है वो क्वेश्चन हो। ध्यान से पढ़ना है अपन लोगों को। अगला क्वेश्चन भाई आप देख सकते हो सब लोग कि एप्पल के बारे में पूछा है, भारत का पहला संचार उपग्रह था। अब सबसे पहले कमेंट देखो, पहला कमेंट भाई ने किया कि बुक से बाहर जाकर नहीं पढ़ना है, अगर कोई ऐसा है जिसे लूसेंट याद है तो मुझे बताओ कौन है वैसा आदमी, ठीक। अगला इन्होंने लिखा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आने लगे तो लूसेंट को लोग खरीदना बंद कर देंगे। भाई सबसे पहले एक चीज़ बताओ, तैयारी कब से कर रहे हो? देखो, लूसेंट वो बुक है जिसने अच्छे अच्छे लोगों को जॉब दिलाई है। भले ही आज उसका लेवल कैसा भी हो या फिर आज कितनी भी अच्छी किताबें आने लगी हों, वो एक अलग चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लूसेंट सबसे बेहतर है या फिर लूसेंट सबसे ख़राब है। लूसेंट की बात नहीं करेंगे हम। बात सिर्फ इतनी सी है, तुमने ये कैसे सोच लिया कि सारा पेपर लूसेंट से ही आएगा? एनटीपीसी का सिलेबस देखो, उसमें 2-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो लूसेंट में है ही नहीं। और यार जब बोलता आ रहा हूँ यही चीज़ कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब देखो, जिसने पहले प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, चाहे वो यूनिक के प्रैक्टिस सेट लगाए हों आपने या रुक्मणी किसी के भी, उसमें एक क्वेश्चन आता था कि भारत का पहला भूतुल्यकाली उपग्रह कौन सा है? उसका आंसर होता है एप्पल। इंटरनेट पर भी सर्च कर लेना कि भारत का पहला भूतुल्यकाली उपग्रह। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसी एप्पल के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कैसे आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दे के बोला है, उसका फुल फॉर्म भी बोल दिया, सन भी दे दिया, रॉकेट का नाम भी दे दिया है।
तो बस वो क्वेश्चन आपको ये लगने लगा कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भारत का सिर्फ पहला उपग्रह छोड़ा गया था 1975 में, जिसका नाम था आर्यभट्ट। लेकिन भारत का सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक, ये छोड़ा गया था 1981 में। तो अच्छे से याद कर लीजिए, ये मत सोचा करिए कि हर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ये आपके सिलेबस के ही क्वेश्चन है, बस ज़रूरत है ठीक से पढ़ने की। अगले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर पूछा था कि समुद्र के जल में जो लवणता होती है, देखा जाए तो 1000 के ऊपर 35 होती है, और अगर परसेंटेज में बताएं तो होती है 3.5%। अब इस पर भाई का पहले कमेंट देखो कि टाइम पास वाले भैया, ये चीज़ दिमाग में रख लो। ये क्वेश्चन 2015 एनटीपीसी प्री में आया था मेरी शिफ्ट में, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। और ये क्वेश्चन लूसेंट में भी दिया है। अब ये मत कहना कि लूसेंट फालतू की बुक है। और सबसे बड़ी चीज़ यार, जिस चैनल का लोगो तुमने लगा रखा है उसकी नाक मत कटवाओ यार। तुम्हारे इस कमेंट पढ़ के बाकी के लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन किसी काम के नहीं, और ये क्वेश्चन उन्हें एग्जाम में आएंगे वो छोड़ के आ जाएंगे। देखो, सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आपको हर प्रकार का नेगेटिव कमेंट यूट्यूब पे मिलेगा और पॉजिटिव कमेंट भी मिलेगा। तो इन चीज़ों को उतना दिल से मत लगाया करो, आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। देखो यार, इस तरह की कमेंट मत किया करो कि जिससे दूसरे आदमी की तैयारी खराब हो। आपने मजाक के लिए कमेंट कर दिया, लेकिन जो सिंसियर होकर पढ़ रहा होगा, जब वो देखेगा वो सोचेगा यार ये क्वेश्चन काम का है ही नहीं। तो ऐसे कमेंट मत किया करो। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतने ही कमेंट। देखो यार, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, दोबारा नहीं बोलूँगा। अगली चीज़ कि देखो, अब आप लोग अपनी गलतियाँ देखो कि आप किन गलतियों की वजह से इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाए, और रियलिटी में क्या ये क्वेश्चन टफ थे। ये चीज़ एक बार गौर करो बुक को लेके, तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मिसिंग है यहाँ पर, एक ही गलती है कि हम किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, उसे कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं। और यही गलती होती है जो हमारे एग्ज़ाम में सिलेक्शन खा जाती है। मैं फिर से कहूँगा, तैयारी करो, अच्छे से करो। हमेशा से कहता आया हूँ कि कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो, अब भी वही कह रहा हूँ। सो ईमानदारी से पढ़ते रहो। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। सो गाइस, इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। और अगर आप चाहते हो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।